际广播电台。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। नमस्कार, ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम के तहत रेशम मार्ग तब और अब तथा चीनी उपन्यास पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। अंत में होगा रोजमर्रा की चीनी भाषा। अब सुनिए आज के मुख्य समाचार। शी जिनपिंग ने ब्राजील के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की। इस साल के पहले 6 महीने में चीन के मुख्य औद्योगिक उद्यमों का लाभ 18.7% से बढ़ा। दक्षिण चीन सागर में बचाए गए 47 वियतनामी नागरिकों को वियतनाम को सौंपा गया। अब आप दिव्या पांडे से सुनिए आज के पूरे समाचार। 27 जुलाई की सुबह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के अनुरोध पर उनसे फोन पर बातचीत की। शी जिनपिंग ने कहा कि हाल के वर्षों में साझा भविष्य वाले चीन ब्राजील समुदाय के निर्माण और दोनों देशों की विकास रणनीतियों के समन्वय ने सकारात्मक प्रगति की है, जिसने दोनों देशों के विकास और उनकी जनता के कल्याण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अशांत अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में बहुमूल्य स्थिरता डाली है। इस वर्ष चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की 105वीं वर्षगांठ और चीन की 15वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत है, जबकि ब्राजील भी महत्वपूर्ण घरेलू राजनीतिक एजेंडे का सामना कर रहा है। चीन साझा भविष्य वाले समुदाय के निर्माण की गति को बनाए रखने के लिए ब्राजील के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने के लिए तत्पर है। लूला ने कहा कि ब्राजील और चीन ने एक अधिक न्यायपूर्ण विश्व और अधिक टिकाऊ ग्रह के लिए साझा भविष्य वाले समुदाय के निर्माण में सकारात्मक प्रगति की है। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग तेजी से विकसित हुआ है। द्विपक्षीय व्यापार नए उच्च स्तर पर पहुंच गया है और ब्राजील चीन सांस्कृतिक वर्ष की गतिविधियों ने दोनों देशों के बीच मित्रता के लिए जनमत को और मजबूत किया है। 27 जुलाई की दोपहर के बाद स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने पेचिंग पहुंचकर चीन की 3 दिवसीय यात्रा शुरू की। स्लोवाकिया यूरोप में चीन का अहम सहयोग साझेदार है। यात्रा के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग राष्ट्रपति पेलेग्रिनी के साथ वार्ता करेंगे और एक साथ दोनों देशों के संबंधों के भावी विकास की रूपरेखा खींचेंगे और द्विपक्षीय संबंध तथा समान चिंता वाले अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय सवालों पर रायों का गहन आदान प्रदान करेंगे। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने 27 जुलाई को ये घोषणा की कि वैश्विक विकास पहल की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 28 जुलाई को पेचिंग में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय पोलित ब्यूरो के सदस्य विदेश मंत्री वांग ही इसमें भाग लेंगे और भाषण भी देंगे। चीनी प्रवक्ता ने कहा कि इस बैठक का प्रमुख मुद्दा है वैश्विक विकास पहल की 5 वर्ष सतत विकास के उज्जवल भविष्य के लिए हाथ मिलाना। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारी, वैश्विक विकास पहल के मित्र समूह के सदस्य देशों के चीन में राजदूत, चीन में संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली एजेंसियों के प्रतिनिधि और चीन तथा विदेशों के जाने माने विशेषज्ञ और विद्वान इस सम्मेलन में भाग लेंगे। वे वैश्विक विकास पहल की कार्यान्वयन उपलब्धियों, सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों और वैश्विक योगदान पर गहन विचार विमर्श करेंगे। जटिल अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय परिस्थितियों के बीच चीन ने शंघाई सहयोग संगठन के विकास को बढ़ावा देने और सदस्य देशों के बीच राजनीतिक आपसी विश्वास को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शंघाई भावना सदस्य देशों को एकजुट होकर सहयोग करने के लिए मूलभूत मार्गदर्शन प्रदान करती है। उज्बेकिस्तान में एससीओ लोक कूटनीति केंद्र के निदेशक काबुलजोन सबिरोव ने चीनी समाचार एजेंसी शिन्हुआ को दिए एक हालिया साक्षात्कार में ये बात कही। उन्होंने कहा कि 25 वर्ष पहले स्थापना के बाद से एससीओ ने शिक्षा, युवा, खेल, पर्यटन और मीडिया जैसे क्षेत्रों में सहयोग के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। शंघाई भावना सदस्य देशों के बीच सहयोग का एक महत्वपूर्ण आधार बन गई है। सदस्य देशों के आर्थिक आकार और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में भिन्नता के बावजूद ये भावना सभी देशों के लोगों को जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी बन चुकी है। सबिरोव ने कहा, स्थायी शांति और साझा समृद्धि हासिल करने के लिए लोगों के बीच संपर्क और आदान प्रदान बेहद महत्वपूर्ण है। एससीओ के भीतर जनसंपर्क को बढ़ावा देने वाली उज्बेकिस्तान की एजेंसी के प्रमुख के रूप में उन्होंने कहा कि विश्वास पर आधारित जन कूटनीति सभ्यताओं के बीच दूरी कम करने और एक दूसरे से सीखने का प्रभावी माध्यम है।
चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने 27 जुलाई को आयोजित नियमित संवाददाता सम्मेलन में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में जिंगदेज़ेन हस्तनिर्मित चीनी मिट्टी के बर्तन विरासत के सफल नामांकन के संबंध में पूछे गए सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि ये शी जिनपिंग के सांस्कृतिक और कूटनीतिक विचारों को पूरी तरह से लागू करने का एक जीवंत उदाहरण है, साथ ही विकास के केंद्र में लोगों को रखने का एक जीवंत उदाहरण भी है, जो विश्व धरोहर के संरक्षण और विकास में चीन के कार्यों की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की पूर्ण मान्यता को दर्शाता है। रिपोर्ट के अनुसार 25 जुलाई को दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र में चीन द्वारा नामित जिंगदेज़ेन पोर्सिलेन वर्क्स परियोजना को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपनाया गया, जिससे यह चीन का 61वां विश्व धरोहर स्थल बन गया। चीनी राजकीय सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा 27 जुलाई को जारी आंकड़ों के अनुसार इस जनवरी से इस जून तक चीन में मुख्य औद्योगिक उद्यमों का कुल मुनाफा 39 खरब 47 अरब 99 करोड़ युआन दर्ज हुआ, जो साल दर साल 18.7% से अधिक था और पहली तिमाही से 3.2% अधिक था। 3 बड़े वर्गों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो खनन उद्योग और विनिर्माण उद्योग का मुनाफा अलग अलग तौर पर साल दर साल 33.5% और 20.1% अधिक था, जबकि बिजली, थर्मल पावर, गैस व जल उत्पादन व सप्लाई उद्योग में 4.2% गिरावट नजर आई। इस जोन में मुख्य औद्योगिक उद्यमों का मुनाफा साल दर साल 15.1% से अधिक रहा। गौरतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद संबंधी व्यवसायों के मुनाफे में तेज वृद्धि हुई। इस साल के पूर्वार्ध में AI और विभिन्न क्षेत्रों के तेज मिश्रण और कंप्यूटिंग पावर की मांग में बड़ी वृद्धि के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का मुनाफा साल दर साल 96.9% से बढ़ा। इसमें कंप्यूटर विनिर्माण और कंप्यूटर संबंधी सहायक सामान विनिर्माण उद्योग का मुनाफा अलग अलग तौर पर साल दर साल 689.3% और 305.8% बढ़ा। 27 जुलाई की दोपहर को चीनी यातायात व परिवहन मंत्रालय के दक्षिण चीन सागर बचाव व राहत ब्यूरो के एक हेलीकॉप्टर ने चीनी तटरक्षक बल के जहाज से बचाए गए 2 वियतनामी नागरिकों को सफलतापूर्वक वियतनामी जहाज पर पहुंचाया। अब चीनी पक्ष द्वारा बचाए गए कुल 47 वियतनामी नागरिकों को वियतनामी पक्ष को सौंपा गया है। बताया गया है कि संबंधित तलाशी कार्य चल रहा है। दक्षिण चीन सागर स्थित सानशा शहर के समुद्री मामला ब्यूरो ने बताया कि तलाशी का दायरा विस्तृत हो रहा है और बचाव कार्य जोरों पर है। ध्यान रहे 24 जुलाई की रात खोई nguyen 18 नामक एक वियतनामी जहाज दक्षिण चीन सागर के योंगशु चियाओ के पास समुद्रीय क्षेत्र में खतरे में फंसकर डूब गया। चीनी पक्ष ने सूचना मिलने के बाद पहले समय पर तलाशी और बचाव कार्य शुरू किया। 27 जुलाई को कोरियाई सेंट्रल न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार कोरियाई वर्कर्स पार्टी के महासचिव और डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के राज्य मामलों के अध्यक्ष किम जोंग उन ने 26 जुलाई को दक्षिण प्योंगान प्रांत के होचांग काउंटी स्थित चीनी जन स्वयंसेवी सेना के शहीदों के कब्रिस्तान का दौरा किया। उन्होंने मातृभूमि मुक्ति युद्ध की 73वीं वर्षगांठ के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रिपोर्ट के अनुसार किम जोंग उन ने चीनी जन स्वयंसेवी सेना के शहीदों के सम्मान में मौन रखा और चीनी जन स्वयंसेवी सेना के शहीद माओ एनयिंग की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर सम्मान व्यक्त किया। माओ एनयिंग चीन की पूर्व नेता माओ त्से तुंग के सबसे बड़े पुत्र थे, जो कोरिया युद्ध के दौरान चीनी जन स्वयंसेवी सेना में शामिल हुए थे और शहीद हुए थे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि चीनी जन स्वयंसेवी सेना के शहीद स्मारक के सामने किम जोंग उन के नाम से एक पुष्पमाला भी रखी गई। 26 जुलाई को जापान के होगाकुइन विश्वविद्यालय में संवैधानिक अनुसंधान संस्थान के निदेशक मकोतो इतो ने टोक्यो में एक व्याख्यान दिया, जिसमें उन्होंने रक्षा के नाम पर वर्तमान जापानी सरकार की निरंतर सैन्य विस्तार की आलोचना की और प्रश्न उठाए, जिसे वे शांतिवादी संविधान की सीमाओं का उल्लंघन मानते हैं। अपने व्याख्यान में इतो ने कहा कि जापान ने चीन और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों पर अंधाधुंध बमबारी और सैन्य कब्जा किया था, जिससे भारी जानमाल का नुकसान हुआ। विशेष रूप से नानचिंग नरसंहार में लाखों चीनी लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जापान ने जबरन मजदूरों की भर्ती की और उन्हें गुलाम बनाया और कंफर्ट वुमेन प्रणाली लागू की। वर्तमान में जापानी सरकार के 3 सुरक्षा दस्तावेजों का लक्ष्य युद्ध में व्यापक राष्ट्रीय शक्ति का अधिकतम उपयोग करना और युद्ध के लिए राष्ट्र के सभी संसाधनों को जुटाने की एक प्रणाली स्थापित करना है। चीन की संस्कृति, सभ्यता और जानकारी।
चीन का इतिहास, रीति रिवाज और विदेशी आदान प्रदान, सब कुछ यहाँ मिलता है। आइए चलते हैं चीन के सफर पर और शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वर्णिम चीन के रंग। नमस्कार श्रोता मित्रों, मैं पंकज श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हम चीनी लेखक छे मुछी द्वारा लिखित रेशम मार्ग तब और अब शीर्षक किताब की कड़ी प्रस्तुत करेंगे। अपने वायदे के मुताबिक हम आज फिर एक नई कड़ी के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। कड़ी का नाम है 3200 मीटर ऊंची चोटी पर आरोहण। 3200 मीटर ऊंची चोटी पर आरोहण। सदर मुकाम के एक आदमी के साथ हमने जीप पर सवार होकर थिएनशान पर्वतमाला के आर पार जाने वाली रेलवे लाइन परियोजना का अवलोकन किया। सदर मुकाम से 3 किलोमीटर की दूरी पर हमने रेलवे लाइन को सुरंग से निकलकर रेलवे पुल से गुजर आलाकौ नदी के उस पार जाते देखा और 3 किलोमीटर रास्ता तय करने पर हमने देखा कि रेलवे लाइन फिर नदी के इस पार आ गई है और आगे कोई 1 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे लाइन फिर नदी के उस पार जाती दिखाई दी। मैंने ये नोट करना चाहा कि रेलवे लाइन नदी को कितनी बार और कहां-कहां पार करती है, लेकिन ऐसा इतनी अधिक बार हो रहा था कि मेरे लिए नोट करना मुश्किल हो गया। हमारे साथ आए आदमी ने मुझे बताया कि आगे एक धनुषाकार पुल दिखाई देगा। मैं पूछने ही वाला था कि धनुषाकार पुल क्या है कि एक लंबा रेलवे पुल सामने दिखाई पड़ा। ये पुल घाटी पर सवार है, आकार में बिल्कुल धनुष जैसा है। एक रेलगाड़ी पुल पर से गुजर रही थी। रेलगाड़ी सफेद धुआं छोड़ते हुए तेज गति से दौड़ रही थी। धुआं पुल के अनुरूप एक धनुष का आकार अख्तियार करता जा रहा था। बहुत ही लुभावना दृश्य था। इस धनुषाकार पुल की लंबाई 585 मीटर है। हम ढलानों पर चढ़ते हुए आगे बढ़ते रहे। सामने एक विशाल स्थल दिखाई पड़ा। यहाँ से हमने नजर दौड़ाते हुए रेलवे लाइन को सर्पाकार चक्कर लगाते हुए पर्वत पर चढ़ते साफ साफ देखा। अंग्रेजी वर्णमाला के इस आकार वाली रेलवे लाइन पर 3 पुल हैं, एक के ऊपर एक। रेलवे लाइन कदम दर कदम ऊंची उठती लगती है। हमें बताया गया कि रेलवे की ढलान डिग्री 22 प्रति 1000 से ज्यादा नहीं हो सकती, वरना रेलगाड़ी आगे बढ़ नहीं सकती और तो और वो आसानी से पटरी से अलग भी जा गिर सकती है। इसलिए रेलवे लाइन के मार्ग में परिवर्तन करना पड़ा। लाइन घुमावदार होनी चाहिए ताकि ढलान डिग्री कम की जा सके और रेलगाड़ी आहिस्ते आहिस्ते सर्पाकार ऊपर जा सके। इसलिए दक्षिणी शिनचांग रेलवे लाइन के थिएनशान पर्वतमाला के आर पार जाने वाले भाग में घुमावदार पट्टियां ज्यादा और लंबी भी हैं। हम आलाकौ घाटी का अनुसरण करते हुए थिएनशान पर्वतमाला पर आगे चढ़ते रहे। इतने में शीतल हवा का एक झोंका आया। पहाड़ के नीचे हमने हल्के कपड़े पहने थे, लेकिन पहाड़ की चोटी पर आकर हमें रूईदार कपड़े पहनने पड़े। लोगों का कहना है कि आलाकौ घाटी चारों मौसमों वाली घाटी है। ये कोई अत्युक्ति नहीं है कि पहाड़ के नीचे से चोटी तक जाने के लिए वसंत, गर्मी, शरद और जाड़े चारों मौसमों के कपड़े बारी बारी बदलने पड़ते हैं। दोपहर को हम भोजन के लिए निर्माण स्थल के एक भोजनालय में गए। मुझे प्याले में चावल सख्त लगे। लगता था कि वे पके नहीं हैं। ये स्थल समुद्र सतह से 3000 मीटर ऊंचा है। प्रेशर कुकर इस्तेमाल न करने पर चावल कच्चे रह जाते हैं। यहाँ के मजदूरों ने ख्वेइशुएन सुरंग, जो इस लाइन में समुद्र की सतह से सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है, की खुदाई में सफलता प्राप्त की। ये सुरंग इस रेलवे लाइन की सबसे लंबी सुरंग भी है। लंबाई है
6152 मीटर। मैंने कई मजदूरों के नाखूनों को कटा फटा और धंसा पाया। ये लंबे अरसे तक ऊंचे पहाड़ पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो जाने वाली एक बीमारी है। मैंने इनसे पूछा कि आप क्यों इसका इलाज नहीं करवाते। उन्होंने कहा, इसमें फिक्र की कोई बात नहीं, नीचे जाने पर वे खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। लंबे अरसे तक ऑक्सीजन की कमी से बाल भी झड़ने लगते हैं। हमारी जीप घुमावदार राजमार्ग पर आहिस्ते आहिस्ते ऊपर की ओर बढ़ रही थी। जब हम समुद्र की सतह से 3200 मीटर ऊंचे शिखर पर पहुंचे तो एक झील मिली। झील तल के 200 मीटर नीचे ख्वेइशन सुरंग है। इंजीनियर याओ छिश्यू ने इस सुरंग की पश्चिम की तीर्थ यात्रा में चित्रित जल आवरण गुफा से उपमा की। ये अकारण नहीं है। सुरंग के ऊपर झील है। भूगर्भ में बर्फीला भूतल मौजूद है। सुरंग खोदते वक्त मजदूरों को तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। दिन को जमीन से पानी निकलता था और ऊपर से भी पानी टपकता था। रात को जमकर पानी बर्फ हो जाता था। सुरंग की छत पर बर्फ की लड़ियां सी लटकी रहती थीं। इस जल आवरण गुफा ने मजदूरों के सामने कई कठिनाइयां पेश कर दी थीं, पर ख्वेइशन सुरंग की खुदाई का कार्य योजना में निश्चित समय से 5 महीने पहले पूरा कर लिया गया। येंछी मैदान का दौरा। ख्वेइशन दर्रे से गुजरकर रेलवे लाइन उलास्थाय घाटी का अनुसरण करते हुए दक्षिण की ओर जाती है। घाटी में नदी अलाकाओ नदी की उल्टी दिशा में बहती है। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य दूसरा ही है। घाटी के दोनों ओर जंगल ही जंगल नजर आते हैं। हरे भरे घास मैदानों में गायों और घोड़ों के झुंड विचरते दिखाई देते हैं। ये मंगोल जाति के चरागाह हैं। हो न हो वे 13वीं शताब्दी के दौरान चंगेज खान द्वारा पश्चिम की ओर अभियान करते वक्त यहाँ छूट गए निवासियों की संतानें हैं। रेलवे लाइन सर्पाकार नीचे की ओर चली जाती है। रास्ते में हमने अनगिनत सुरंगें और पुल देखे। जब हम शिनक्वांग नंबर 3 सुरंग में आए तो हमारे साथ आए आदमी ने हमें आराम करने और रेलगाड़ी से सुरंग से गुजरने का दृश्य देखने के लिए रुकने को कहा। इतने में एक इंजीनियरिंग रेलगाड़ी दौड़ती चली आई। वो सुरंग के एक मुहाने से घुसकर दूसरे मुहाने से निकल गई। अनोखी बात यह है कि सुरंग का निर्गम द्वार सुरंग के प्रवेश द्वार के ठीक नीचे है। आगम द्वार निर्गम द्वार से कोई 70 मीटर की ऊंचाई पर है। रेलगाड़ी सुरंग में चक्कर लगाकर नीचे उतरती है, मानो वो इमारत की ऊपरी मंजिल से निचली मंजिल तक लिफ्ट से उतरी हो। ये सब अपनी आंखों से देखकर मैं बहुत ही गदगद हो उठा। उलास्थाय घाटी में 100 किलोमीटर का रास्ता तय कर हमें सामने मीलों तक फैला एक विराट मैदान नजर आया। साथ ही गर्मी भी महसूस होने लगी। हमने रुईदार कोट उतार दिए। उलास्थाय घाटी से निकलकर येंछी मैदान में पहुंचे तो यहाँ चारों ओर हरियाली छाई थी। हरे भरे खेतों में सरसों के पीले फूलों और हवा में झूमती बाजरे की फसल ये बता रही थी कि तारिम बेसिन के एक छोर पर स्थित नखलिस्तान आ गया है। रेलवे और राजमार्ग कंधे से कंधा मिलाकर येंछी काउंटी शहर के पास एक नदी को लांघते हैं। यही उपन्यास पश्चिम की तीर्थ यात्रा में वर्णित भयानक रेत नदी है, मगर आज उसका नाम है खायतू नदी। नदी के तल में 100 मीटर मोटी रेत जमी है। उद्गम थिएनशान पर्वतमाला में है और वो येंछी से गुजरकर पोस्थन यानी पागराश झील में आ मिलती है। नदी चौड़े पाट की है और इसका पानी धीमी रफ्तार से बहता है। ये देख मुझे अद्भुत शांति का एहसास हुआ। कौन जाने ये एक रुत बदलू नदी है। जब नदी उभर आती होगी तो कितना भयानक रूप धारण कर लेती होगी।
एक बार पूरा येंची शहर भयानक बाढ़ की चपेट में आ गया था। नदी के तल में 100 मीटर मोटी रेत जमी होने से पुल बांधने वाले दक्ष शिल्पकार भी आह भरने लगते। आज 439 मीटर लंबा एक रेलवे पुल इसी नदी पर खड़ा है। रेलगाड़ी दौड़ी दौड़ी पुल पर से गुजरती है। पुल के 12 खंभे नवीनतम तकनीक से मजबूती से रेत में धंसाए गए हैं। रेलवे मजदूरों और तकनीशियनों ने अग्नि पर्वत, जल आवरण गुफा और रेत नदी तथा अन्य प्राकृतिक बाधाओं पर विजय पाकर थिएनशान पर्वतमाला के इस पार के तुर्पान बेसिन और उस पार के तारिम बेसिन को जोड़ दिया है। इससे दक्षिणी शिनजियांग के आर्थिक विकास और जनता के जीवन को अवश्य ही लाभ पहुंचेगा। दक्षिणी शिनजियांग रेलवे लाइन निर्माणाधीन है। इस रेलवे लाइन के आगे बिछने का कठिन कार्य इंतजार में है। बोस्थन झील से मोर नदी तक थांग राजवंश के महाभिक्षु श्वेनचांग ने थांग राजवंश कालीन पश्चिमी क्षेत्र का विवरण नाम की अपनी पुस्तक में लिखा था। तोंगछांग के नजदीक एक देश का नाम है अग्नि राज्य। ये संस्कृत का अग्नि शब्द ही है और हान राजवंश कालीन ऐतिहासिक ग्रंथों में इस राज्य को येंची कहा गया है। प्राचीन ग्रंथ छेन हानशु यानी पश्चिमी हान राजवंश का इतिहास में ऐसा लिपिबद्ध है कि येंची राज्य समुद्र के पास स्थित है और यहाँ मछलियों की भरमार है। प्राचीन ग्रंथ हौ हानशु यानी पूर्वी हान राजवंश का इतिहास में ये लिखा है कि येंची के चारों ओर पर्वतमालाएं मौजूद हैं और क्षुत्स राज्य से लगी है। यहाँ रास्ते दुर्गम है और आसानी से राज्य की रक्षा की जा सकती है। यहाँ पानी मिलता है जो चारों तरफ से पहाड़ों से निकल आता है। ऊपर की जगहों में जिस समुद्र का उल्लेख किया गया है वो येंची काउंटी के पूर्व में स्थित बोस्थन झील ही है। उइगर भाषा में इसका मतलब है नखलिस्तानी झील। झील का क्षेत्रफल 980 वर्ग किलोमीटर है। वो शिनजियांग की सबसे बड़ी अंतरस्थलीय मीठे पानी की झील है। मछली, चिड़िया, छछूंदर और सरपत। दक्षिणी शिनजियांग रेलवे लाइन का अनुसरण करते हुए येंची काउंटी केंद्र आकर मैं खायतू नदी की पूर्वी दिशा में होते हुए बोस्थन झील पहुंचा। झील का पानी मुख्य रूप से खायतू नदी से आता है। उत्तर पश्चिम से वो इस झील में जा मिलती है। फिर वो दक्षिण पश्चिम से निकलकर मोर नदी बन जाती है। मोर नदी के पानी से ताकलीमकान रेगिस्तान के पूर्वी छोर में स्थित नखलिस्तान की सिंचाई होती है। समुद्र की सतह से 1048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस झील में साल भर पानी रहता है और निकसता है। मीठे पानी की ये झील प्राचीन काल की मत्स्य नमक और सरपत की इफरात वाली झील ही है। बोस्थन झील की ओर जाने के लिए राजमार्ग नहीं था। ऊबड़ खाबड़ देहाती पगडंडियों से वहां जाना काफी मुश्किल लगा था। जीप से वहां तक जाने में कोई 1 घंटा लगा। दोनों हाथों से अपनी सीट को जोर से थामे रहने के बावजूद मैं कई बार उछल पड़ा और सिर जीप की छत से जा टकराया। 20 किलोमीटर का कठिन रास्ता तय कर हम झील के किनारे पहुंचे। अपार झील सागर सी लगती थी। झील का पानी आईने की तरह स्वच्छ और शांत था। नीले आकाश में छोटे छोटे सफेद सीगल मंडरा रहे थे। झील के किनारे ताजा सांस लेते हुए मैं तो शांत वातावरण में गुम ही हो गया। यात्रा की थकान न जाने कहां उड़ गई। टहलता हुआ मैं थोड़ी दूरी पर स्थित एक घाट में पहुंचा। घाट पर राजकीय मछली मारने वाली कंपनी के 2 मछुआरे जहाजों से मछलियां उतारी जा रही थीं। मछली की बू हवा के साथ साथ रह रह कर आ रही थी। बोस्थन झील में पैदा बड़े सिर वाली और उभरे मुंह वाली मछलियां
बड़ी ही नहीं बल्कि स्वादिष्ट भी होती हैं। छोटी का वजन कई किलोग्राम होता है और बड़ी का वजन तो दसियों किलोग्राम तक होता है। ये दो किस्मों की मछलियां इस झील की परंपरागत मछलियां हैं। सन 1966 में यहाँ जलीय जंतु पालन फार्म कायम किया गया। झील में बड़ी संख्या में सिल्वर कार्प, वेरीगेटेड कार्प, ब्लैक कार्प और ग्रास कार्प पाली जाने लगी। बाद में छांगचान नदी से कार्प, क्रोशियन कार्प और ब्रीम आदि मछलियां लाई गईं। इस तरह यहाँ मछलियों की किस्में बढ़कर 13 तक पहुंच गई है और इनकी पैदावार में भी पहले से खासा इजाफा हुआ है। आज यहाँ 10 इकाइयां मछलियों का शिकार करती हैं। अब ये शिनचांग के मुख्य मछुआरे केंद्रों में से एक है। दक्षिणी शिनचांग रेलवे लाइन पर आम दरफ्त शुरू होने के बाद यहाँ से मछलियां बाहर भेजा जाना पहले से अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। मछली मारने वाले जहाज के साथ मछली पकड़ने के लिए झील के अंदर ना जा सकना एक खेदजनक बात है। मगर अगर हम एक नाव पर सवार होकर झील में सैर करें तो ये भी कोई कम अच्छी बात नहीं। हमारे गाइड ने मेरी इच्छा ताड़ ली। उनकी सहायता से हमने एक नाव उधार ली और झील के अंदर प्रवेश किया। झील के छिछले पानी में घने सरपत उगे थे। वे बांस के पौधे की तरह ऊंचे और मोटे थे। हम नौका विहार करते हुए घने सरपतों में घुसते और निकलते, मानो हम बांस के जंगल में हों। बड़ा मजा आता था। सरपत इस झील का एक अनंत प्राकृतिक साधन स्रोत है। झील में सरपतों का कुल क्षेत्रफल 29,300 हेक्टेयर है और सालाना पैदावार 3 लाख टन है। सरपत से कागज, कृत्रिम रेशा और कपास, ऊन, रेशम और पटसन के साथ मिलाकर संश्लेषित कपड़े बनाए जा सकते हैं। साथ ही वो इमारती सामग्री के काम भी आता है और बहुत टिकाऊ होता है। बाद में मैंने ताकलीमकान रेगिस्तान में स्थित थांग राजवंश के प्राचीन शहर में सरपतों से बनी दीवारें देखी। सरपतों पर मिट्टी की एक तह जमी थी। मिट्टी को तोड़कर मैंने देखा कि सरपत आज तक अच्छी तरह सुरक्षित थे। उत्तर पूर्वी चीन और उत्तरी चीन के अनेक प्रांत मुख्य रूप से भवन निर्माण के लिए ट्रकों से यहां से सरपत ले जाते हैं। वर्ष 1976 से उत्तर पूर्वी चीन के थांगशान शहर में जबरदस्त भूकंप आने के बाद पोस्टन झील के आसपास की विभिन्न जातियों की जनता ने अपने विपत्तिग्रस्त भाइयों को उनके घर फिर से बसाने में सहायता देने के लिए 2000 टन सरपतों का दान दिया। हम झील में नौका विहार कर रहे थे और झील के सुंदर दृश्य का आनंद ले रहे थे कि आकाश में संध्या की लाली छा गई। डूबते सूरज की किरणें झील पर झिलमिला रही थीं। मैं सोच में डूबा जा रहा था कि गाइड चिल्ला उठा, ये देखिए जल चूहा। जल चूहा जिसे हम भारत में ऊदबिलाव कहते हैं। मैंने मुड़कर देखा कि छिछले पानी में एक खरगोश की तरह बड़ा जानवर सरपतों के झाड़ में से आंखें फाड़कर हमें घूर रहा है। इस छोटे जानवर का सिर चूहे का सा लगता था। चमकीले बाल सांवले रंग के थे। हमें देखते ही वो गायब हो गया। ये दरअसल एक छछूंदर था जिसकी चमड़ी बहुत कीमती होती है। वो छिछले पानी में रहना पसंद करता है, घास खाता है, पानी में तैरने में निपुण होता है। उसके बाल बहुत मुलायम और घने होते हैं और उच्च कोटि के कॉलर, टोपी और शॉल बनाने के काम में आते हैं। उसकी कस्तूरी मूल्यवान इत्र भी है। छछूंदर की पैदावार मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका में होती है। हमारे शिनचांग और हेलुंगचांग में भी देखने को मिलते हैं। छछूंदर की प्रजनन शक्ति काफी जबरदस्त होती है। 1959 में ईली से 140 छछूंदर लाए गए। अब पोस्थन झील में 6 लाख से ज्यादा छछूंदर हैं। हर साल 1 लाख छछूंदरों की खाल बेची जाती है। पोस्थन झील चिड़ियों का स्वर्ग भी है। यहाँ नमक भी खूब पैदा होता है। पोस्थन झील सचमुच ही दक्षिणी शिनचांग का एक अमूल्य खजाना है। पश्चिमी क्षेत्र की रूप रंग वाली बौद्ध मूर्ति।
पोस्थन झील से येंछी काउंटी केंद्र वापस लौटकर लेटते ही मीठी नींद में खो गए। दूसरे दिन सुबह हम दक्षिण की ओर रवाना हुए। खायतू नदी के 282 मीटर लंबे राजमार्ग पुल को लांघकर हम काउंटी केंद्र से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सीशीली छंगची कम्यून पहुंचे। पुरातत्ववेत्ताओं का विचार है कि प्राचीन येंछी राज्य की तत्कालीन राजधानी सीशीली छंगची ही थी। हमने कम्यून के एक कर्मचारी से प्राचीन शहर के खंडहर का दौरा करने के लिए एक गाइड देने का आग्रह किया। राजमार्ग से पूर्व में निकट की निचली जमीन पर किशोर चरवाहे भेड़ें चरा रहे थे। एक छोटी नाली को लांघकर हम प्राचीन शहर के खंडहर में प्रविष्ट हुए। मिट्टी से बनी चाहर दीवारी अब भी काफी सुरक्षित है। चौकोर नगर पैमाने में काफी बड़ा था। चाहर दीवारी का अनुसरण करते हुए नगर का एक चक्कर लगाने में हमें कोई 4000 कदम चलना पड़ा। मैंने चाहर दीवारी पर खड़े हो चारों ओर नजर दौड़ाई। नगर में कुछ भी नहीं रह गया था। केवल इधर उधर ऊंचे नीचे चबूतरे दिखाई पड़े। शायद ये तत्कालीन मकानों की नींवें रहे होंगे। पुरातत्ववेत्ताओं ने नगर में थांग राजवंश के युआन काल में तांबे के सिक्के प्राप्त किए हैं, जिनसे ये साबित होता है कि 8वीं शताब्दी के दौरान यह नगर मौजूद था। 5वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी के दौरान सुप्रसिद्ध महाभिक्षु फाशेन यानी फाह्यान, सुंगजुन, श्वेनचांग, वेइछाओ और ऊखोंग आदि ने क्रमशः इसी येंछी नगर से पश्चिम की तीर्थ यात्रा की थी। श्वेनचांग ने थांग राजवंश कालीन पश्चिमी क्षेत्र का विवरण नामक अपनी पुस्तक में लिखा है कि येंछी राज्य में 10 संघाराम और 2000 बौद्ध भिक्षु रहते थे। बौद्ध धर्म के पूर्व में प्रसार होने के साथ साथ येंछी राज्य में भारतीय संस्कृति का गहरा असर पड़ा। यहाँ तक कि लिपि भी भारत से ही आई, बस थोड़े बहुत हेरफेर के साथ। शिनचांग संग्रहालय में 10 बोधिसत्वों के सिरों की मूर्तियों जो येंछी में खुदाई में प्राप्त हुई थीं, में स्पष्ट रूप से गांधार शैली के दर्शन होते हैं। उनमें से एक बोधिसत्व की नाक ऊंची, आंखें अंदर धंसी, भौहें लंबी और पतली, आंखें थोड़ी मुंदी हुई, मुंह छोटा और होंठ मोटे दिखाई देते हैं। रंग रूप में वो हान जाति के लोगों से एकदम अलग हैं। वो एक भारतीय या मध्य एशियाई सी है। मुंह पर गंभीर मगर सुंदर मनोभाव हैं। वो प्राचीन काल की मूर्ति कला की एक श्रेष्ठ रचना है। ये मूर्तियां सीशीली छंगची के दक्षिण पश्चिम में कोई 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित छेनचेन फांग की खुदाई में प्राप्त हुई। चीनी भाषा में छेनचेन फांग का मतलब 1000 मकान है। नाम से पता चलता है कि यहाँ बहुत से मंदिर मौजूद थे। हम छेनचेन फांग गए मगर काफी निराश हुए। जमीन पर केवल कुछ मिट्टी की दीवारें और टीलों पर कुछ गुफाएं ही रह गई थीं। गौर से देखकर हमें कुछ रंगीन भित्ति चित्रों के अवशेष दिखाई पड़े। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में स्टाइन नाम के एक ब्रिटिशर ने 40 से अधिक दिनों तक यहाँ खुदाई की और वो यहाँ से बड़ी संख्या में सांस्कृतिक अवशेष उठा ले गया। चीन के पुरातत्ववेत्ता ह्वांग वनपी ने भी 1928 में छेनचेन फांग में बड़ी संख्या में मिट्टी की मूर्तियां खुदाई में प्राप्त की, जिनमें बुद्ध, बोधिसत्वों, पुजारियों और शूरवीरों की मूर्तियां शामिल थीं। मैंने शिनचांग संग्रहालय में जो मूर्तियां देखीं, वे मुक्ति के बाद खुदाई में प्राप्त हुई मूर्तियां हैं। लौह द्वार दर्रा और राजकुमारी शिखर। जब हम राजमार्ग पर लौटकर फिर दक्षिण पश्चिम की दिशा में मोर नदी, जिसका उद्गम स्थान पोस्थान झील है, को पार कर ऊसर पाषाण पर्वत खुख पर्वत की चोटी पर चढ़े तो हमें एक विशाल मैदानी इलाका फैला नजर आया। हरी भरी धरती पर लाल ईंटों के मकान इधर उधर बिखरे थे।
एक घुमावदार नदी सूरज की किरणों में झिलमिला रही थी। वो एक रुपहले फीते की तरह खेतों के ऊपर आकाश में फहराती सी लगती थी। हम ताकली मकान रेगिस्तान के छोर पर स्थित कोरला नखलिस्तान में पहुंच चुके थे। मैं चोटी पर खड़ा मैदानी इलाके की सुंदर प्राकृतिक दृश्यावली का आनंद उठा रहा था कि मुझे श्वेनचांग की पुस्तक थांग राजवंश कालीन पश्चिमी क्षेत्र का विवरण में लिपिबद्ध विवरण की याद आई। मुझे येंछी छोड़ने पर दक्षिण पश्चिम में एक छोटे पर्वत और 2 बड़ी नदियों को पार कर मैदानी इलाका मिला। जमाना तो गुजर गया, मगर दृश्य ज्यों का त्यों रहा। छोटा पर्वत मेरे पैरों तले का खुख पर्वत ही है। क्या 2 बड़ी नदियां खायतू नदी और मोर नदी ही नहीं है? प्राचीन रेशम मार्ग खुख पर्वत की तलहटी में आज के राजमार्ग से अलग होकर आगे जाता था और मोर नदी का अनुसरण करते हुए 14 किलोमीटर लंबी घाटी से गुजरकर लौह द्वार दर्रे से निकल कोरला नखलिस्तान तक जाता था। हम राजमार्ग से कोरला पहुंचने के बाद मोर नदी का अनुसरण करते हुए ऊपर की ओर आगे बढ़ते हुए प्राचीन रेशम मार्ग को देखने फिर लौह द्वार दर्रे लौटे। दर्रे पर आकर हमने दोनों ओर सीधी खड़ी चट्टानें देखीं। मोर नदी पहाड़ी घाटी से गुजर कर आती है। नदी के तट पर केवल एक टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी है, जिस पर बस एक मोटर गाड़ी आ जा सकती है। ये देखकर लगा कि ये कहावत एकदम सही है कि यदि एक सिपाही यहाँ खड़ा होकर इस दर्रे की हिफाजत करे तो हजारों सैनिक भी दर्रे में घुस नहीं सकते। गाइड ने हमें एक चट्टान पर खोदे गए शब्द दिखाए, पर्वत आंचल नदी पेटी। इन शब्दों ने लौह द्वार दर्रे की भौगोलिक स्थिति का अच्छा चित्रण किया है। ये शब्द 1933 में खोदे गए थे। लेखक का नाम धुंधला पड़ गया है और पहचानना मुश्किल है। आज मोर नदी का लौह द्वार दर्रे का भाग सूख गया है, क्योंकि बिजली पैदा करने के लिए घाटी में नदी पर एक 21 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। पनबिजली घर से निकलने वाला पानी लौह द्वार दर्रे से न होकर दूसरे रास्ते से मोर नदी के निचले भाग में जा मिलता है। पानी इतना स्वच्छ है कि नदी का तल भी साफ साफ दिखाई पड़ता है। पानी अत्यंत तीव्र वेग से बह रहा है। लौह द्वार दर्रा पनबिजली घर देखने के बाद प्यास बुझाने के लिए हम नदी के किनारे बैठे तरबूज खाने लगे। हमें विशेष शीतलता का अनुभव हो रहा था। लौह द्वार दर्रा पनबिजली घर की क्षमता 35,000 किलोवाट घंटे है और कोरला शहर की बिजली की जरूरत को पूरा करता है। मित्रों, इस बार ये कड़ी यहीं तक। अगली बार हम आपको इस कड़ी का अगला भाग सुनाएंगे और साथ में एक नई कड़ी भी। तब तक के लिए अपने मित्र पंकज श्रीवास्तव को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि वानर वर्षा के लिए देवलोक जा पहुंचता है, लेकिन वहां जेठ सम्राट वर्षा कराने से मना कर देते हैं। जब वानर इसकी वजह पूछता है तो उसे पता चलता है कि इसके पीछे जनपद प्रशासक का 3 साल पहले देवलोक को और मानव लोक को अपमानित किया जाना ही वजह है। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। जनपद प्रशासक को कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं हुई और वह बोला, आज से 3 साल पहले 12वें मास के 25वीं तारीख को
मैं राजप्रासाद में देवलोक को चढ़ावा चढ़ा रहा था। चूंकि मेरी पत्नी बड़ी दुष्ट थी, इसलिए हम दोनों में झगड़ा हो गया, जिसके दौरान हमने एक दूसरे को अपशब्द कहे। क्रोध में आकर मैं अपने होश हवास खो बैठा था और मैंने उस मेज को जमीन पर पटक दिया जिस पर चढ़ावा रखा हुआ था। शाकाहारी पकवानों वाला चढ़ावा जमीन पर तितर बितर हो गया। यह सच है कि उसे खाने के लिए मैंने कुत्तों को बुलाया था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि देवलोक इससे अपने को अपमानित अनुभव करेगा और सामान्य लोगों को हानि पहुंचाएगा। पिछले 2 और 1 सालों से यह बात मेरे मन पर बोझ बनी हुई थी। मेरा मन बहुत परेशान था और इसका कारण मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि देवलोक के प्रकोप के कारण ही आम लोगों को यह परेशानी झेलनी पड़ रही है। गुरुदेव, चूंकि अब आप हमारे पास आ गए हैं, कृपया हमें यह बताने का कष्ट करें कि देवलोक का इरादा क्या है। वानर ने जवाब दिया, संयोग से उस दिन जेठ सम्राट मानव लोक की यात्रा पर आए हुए थे। जब जेठ सम्राट ने तुम्हें शाकाहारी भोजन कुत्तों को खिलाते हुए देखा और तुम्हारी गाली गलौज सुनी, तो उन्होंने इस घटना को याद रखने के लिए 3 चीजों की स्थापना कर दी। शूकर ने पूछा, कौन सी 3 चीजें भैया? वानर ने बताया, धूप कक्ष में उन्होंने कोई 100 हाथ ऊंचा एक चावल का पहाड़ और कोई 200 हाथ ऊंचा एक आटे का पहाड़ स्थापित किया है। चावल के पहाड़ के पास मुट्ठी के आकार का एक चूजा चावल चुग रहा है, कभी जल्दी जल्दी और कभी धीरे धीरे। आटे के पहाड़ के पास सुनहरे बालों वाला एक कुत्ता अपनी जीभ से आटे को चाट रहा है, कभी जल्दी जल्दी और कभी धीरे धीरे। उसके बाईं ओर लोहे के फ्रेम पर एक सोने का ताला लटका हुआ है, जिसका अर्गला उंगली के बराबर मोटा है और जिसके नीचे एक दीपक रखा हुआ है। दीपक की लौ अर्गले को ताप दे रही है। तुम्हारे यहाँ वर्षा केवल तभी होगी जब चूजा सारा चावल खा लेगा, कुत्ता सारा आटा चाट जाएगा और दीपक ताले के अर्गले को गला देगा। शूकर ने कहा, ये कोई मुश्किल काम नहीं है भैया। अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाओ तो मैं अपना रूप बदल सकता हूँ। एक ही निवाले में सारा चावल और आटा चट कर सकता हूँ और ताले का अर्गला तोड़ सकता हूँ। इस तरह मैं वर्षा की गारंटी कर सकता हूँ। वानर बोला, अरे ओ मूर्ख, यह फिजूल की बकवास बंद कर। यह देवलोक की योजना है, तुम वहाँ हरगिज नहीं पहुँच सकते। सांचांग ने कहा, तुम्हारी बात सुनकर मुझे इस समस्या का कोई हल नहीं सूझ रहा। वानर बोला, इसका हल बड़ा आसान है। जब मैं 4 महान स्वर्ग शिक्षकों से विदा ले रहा था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि इसका हल केवल नेकी के जरिए निकाला जा सकता है। तब जनपद प्रशासक ने बार बार दंडवत प्रणाम करते हुए याचना भरे सुर में कहा, गुरुदेव, मैं वैसा ही करूँगा जैसा आप कहेंगे। वानर बोला, अगर तुम्हारा मन फिर से नेकी का रास्ता पकड़ लेगा, तो मुझे उम्मीद है कि तुम तुरंत भगवान बुद्ध की आराधना और बौद्ध सूत्रों का पाठ शुरू कर दोगे। तब मैं तुम्हारी मदद कर सकूंगा। लेकिन तुम सुधरने से हठपूर्वक इनकार करते रहे, तो मैं तुम्हें छुटकारा दिलाने के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। कुछ ही समय में देवलोक तुम्हें मार भी सकते हैं। अब तुम्हारी प्राणों की रक्षा करनी असंभव हो जाएगी। जनपद प्रशासक ने साष्टांग लेटकर पूजा अर्चना की और सधर्म में वापस लौटने की प्रतिज्ञा की। उसने नगर के सभी बौद्धों और ताओ पंथियों को तुरंत बुलाकर आदेश दिया कि धार्मिक उपक्रमों के लिए एक विशिष्ट जगह तैयार की जाए। उन सब से कहा गया कि वे 3 दिन तक दस्तावेज और अभिवेदन पत्र लिखते रहें। जनपद प्रशासक ने धूप दीप और पूजा अर्चना में देवलोक और मानव लोक के प्रति आभार व्यक्त करने में और अपने पापों का प्रायश्चित करने में पूरी तरह अनुचरों की अगुवाई की। सांचांग ने उसकी तरफ से सूत्र पाठ किया। साथ ही प्रशासक की तरफ से अत्यावश्यक सूचनाएं जारी की गईं, जिनमें आदेश दिया गया कि नगर के अंदर और बाहर सभी परिवारों की सभी स्त्री पुरुष, युवजन और वयोवृद्ध व्यक्ति अगरबत्तियां जलाकर भगवान बुद्ध की प्रार्थना करें।
उस क्षण के बाद नेकी के बोल गूंजने लगे। यह देखकर वानर बहुत खुश हुआ। उसने शूकर और भिक्षु रेतात्मा से कहा, तुम दोनों गुरुदेव की देखभाल करो, मैं फिर एक बार इन लोगों की मदद के लिए जाता हूँ। शूकर ने पूछा, भैया इस बार तुम कहाँ जा रहे हो? वानर ने जवाब दिया, जनपद प्रशासक ने मेरी बात सचमुच मान ली है और वह आदर, शालीनता और दयालुता का व्यवहार कर रहा है और वह सच्चे दिल से भगवान बुद्ध का नाम भी जप रहा है। इसलिए मैं जेठ सम्राट से वर्षा कराने के लिए निवेदन करने और फिर एक बार देवलोक जा रहा हूँ। भिक्षु रेतात्मा ने कहा, अगर तुम देवलोक जा रहे हो तो ज्यादा देर ना लगाना भैया, इससे हमारी यात्रा में देरी हो रही है। लेकिन यहाँ वर्षा जरूर करवा देना, यह हमारी एक अन्य सच्ची उपलब्धि होगी। महान मनीषी फिर एक बार अपने मेघयान में सवार होकर देवलोक के दरवाजे पर जा पहुंचा, जहां उसकी फिर एक बार देवराज लोकपाल से मुलाकात हुई। लोकपाल ने पूछा, अब क्यों आए हैं आप महान मनीषी? वानर ने जवाब दिया, जनपद प्रशासक ने अपने आप को सुधार लिया है। देवराज उसका यह जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ। जब वे बातें कर रहे थे तभी सर्वमंत्र संदेश वाहक देवलोक के दरवाजे पर पहुंच गया। वह तावपंथी साधुओं और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखे गए पत्र और दस्तावेज पहुंचाने आया था। वानर को देखते ही संदेश वाहक ने झुककर प्रणाम किया और बोला, महान मनीषी, यह आपके द्वारा प्रेरित सफल धर्म परिवर्तन का ही प्रणाम है। वानर ने पूछा, तुम ये पत्र कहाँ ले जा रहे हो? संदेश वाहक ने जवाब दिया, सीधे ब्रह्मांड प्रकाश महाकक्ष में ले जा रहा हूँ। वहाँ इन्हें स्वर्ग शिक्षकों के हवाले कर दूंगा, जो इनको परम स्वर्गिक महर्षि जेठ सम्राट तक पहुँचा देंगे। वानर ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम पहले चलो, मैं तुम्हारे बाद आऊंगा। तब संदेश वाहक देवलोक के दरवाजे से अंदर चला गया। देवराज लोकपाल बोला, महान मनीषी, जेठ सम्राट से मिलना आपके लिए जरूरी नहीं है। आपको नवम स्वर्ग के सार्वभौम समादृत वज्र घोष द्वारा आदि शक्ति प्रतिचारी के कार्यालय से कुछ वज्र देवता गण अपने साथ ले जाने होंगे। फिर आकाश में वज्र घोष और विद्युत का संचार करना होगा। उसके बाद वर्षा जरूर हो सकेगी। वानर ने यह सुझाव सचमुच मंजूर कर लिया और वह देवलोक के दरवाजे से अंदर चला गया। चमत्कारी धुंध कक्ष में जाकर आदेश प्राप्त करने की बजाय उसने तुरंत अपना मेघयान नवम स्वर्ग के सार्वभौम समादृत वज्र घोष द्वारा आद्य शक्ति प्रतिचारी के कार्यालय की तरफ मोड़ दिया, जहां वज्र घोष द्वार दूत, अभिलेख संशोधक और सत्यनिष्ठा निरीक्षक ने आगे आकर उसका अभिवादन किया और बोले, महान मनीषी, यहाँ आना कैसे हुआ? वानर ने जवाब दिया, कुछ ऐसी बात है जिसके लिए मैं देवलोक सम्मानित पुनीत के दर्शन करना चाहता हूँ। तीनों दूतों ने उसकी बात को एक अभिवेदन के रूप में देवलोक सम्मानित पुनीत के पास पहुँचा दिया। तब देवलोक सम्मानित पुनीत लाल मेघों और 9 अमर पक्षियों वाले आवरण के पीछे से पूरी राजकीय पोशाक में बाहर निकले। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।用你的母语学汉语，每日汉语。 मातृभाषा में चीनी सीखें रोजमर्रा की चीनी भाषा। 用你的母语学汉语，每日汉语。ये चैना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोताओं को सावधान की नमस्ते। श्रोताओं को राकेशवत के भी नमस्ते। रोजमर्रा की चीनी भाषा कार्यक्रम सुनने के लिए आपका स्वागत। अब आज के पाठ के मुख्य वाक्य। 我们去旅行吧。 हम यात्रा पर चलें। 周末有什么计划？ सप्ताहांत में कोई योजना है? 咱们什么时候出发？ हम किस समय रवाना होंगे? 下一个景点还有多远？
अगला दर्शनीय स्थान कितनी दूर है? 这儿的风景太美了。 यहाँ का दृश्य बहुत ही खूबसूरत है। शाओचांग जी, मौसम दिन ब दिन सुहावना होता जा रहा है और मैं उपनगर की यात्रा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे एक साथी चाहिए। अच्छा, आप ये बताएं कि चीनी में हम यात्रा पर चलें किस तरह कहा जाएगा? आप कह सकते हैं 我们去旅行吧 हम यात्रा पर चलें 我们去旅行吧 我们 हम 我们 去 जाना 去 旅行 यात्रा या सैर करना 旅行 पा इस शब्द से सुझाव पेश किया जाता है 吧 我们去旅行吧 हम यात्रा पर चलें 我们去旅行吧 आए अब सुने आज के बाद की पहली बातचीत 最近天气真好， 天气预报说明天晴天。 我们去旅行吧。 好啊， राकेश जी मेरे ख्याल में ये वाक्य आपके लिए फायदेमंद होगा 周末有什么计划 सप्ताहांत में कोई योजना है 周末有什么计划 इस वाक्य का क्या मतलब है? इसका मतलब है सप्ताहांत में कोई योजना है 周末 सप्ताहांत 周末有 होना 有 什么 कोई 什么 计划 योजना 计划 周末有什么计划 सप्ताहांत में कोई योजना है 周末有什么计划 आए सुने आज के बाद की दूसरी बातचीत 周末有什么计划？ 我们想开车去长城玩玩。 周末有什么计划 सप्ताहांत में कोई योजना है का जवाब आप इस तरह दे सकते हैं 我们打算开车去长城 मतलब है हम कार चलाकर लंबी दीवार जाना चाहते हैं मैं समझ गया। चांगचंग यानी कि लंबी दीवार, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है और खाई यानी कि कार चलाना खाए छ शाओचांग जी, मैं अपने चीनी दोस्तों से पूछना चाहता हूँ हम किस समय रवाना होंगे। इसे चीनी में मैं कैसे कहूँ? आप कह सकते हैं 咱们什么时候出发 हम किस समय रवाना होंगे 咱们什么时候出发？咱们 हम 咱们什么时候 किस समय 什么时候出发 रवाना होना 出发？咱们什么时候出发 हम किस समय रवाना होंगे 咱们什么时候出发？ आए अब सुने आज के बाद की तीसरी बातचीत 咱们什么时候出发？ 星期六早上6点在大门口见面。 शाओचांग जी, मान लीजिए कि हमने एक दर्शनीय स्थान देख लिया है और मैं कहना चाहता हूँ कि अगला दर्शनीय स्थान हमसे कितनी दूर है। इसे चीनी में किस तरह कहा जाएगा? आप कह सकते हैं 下一个景点还有多远 अगला दर्शनीय स्थान कितनी दूर है 下一个景点还有多远？下一个 अगला 下一个景点 दर्शनीय स्थान 景点还有 और 还有多远 कितनी दूर 多远？下一个景点还有多远 अगला दर्शनीय स्थान कितनी दूर है 下一个景点还有多远？ आए सुने आज के बाद की चौथी बातचीत 下一个景点还有多远？ 我也不太清楚，大概还有10公里。 आखिरकार हम अपने दर्शनीय स्थान पर पहुंच गए। यहाँ का दृश्य बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ का दृश्य बहुत ही खूबसूरत है इसे चीनी में इस तरह कहा जाता है 这儿的风景太美了这儿的风景太美了。这儿 यहाँ 这儿风景 दृश्य 风景太美了 बहुत खूबसूरत 太美了。这儿的风景太美了 यहाँ का दृश्य बहुत ही खूबसूरत है 这儿的风景太美了。 आइए सुने आज के बाद की 5वीं बातचीत 这儿的风景太美了。太漂亮了。 आइए सुने आज के बाद की सारी बातचीत बातचीत 1最近天气真好，天气预报说明天晴天。我们去旅行吧。好啊， बातचीत 2周末有什么计划？我们想开车去长城玩玩。 बातचीत 3咱们什么时候出发？星期六早上6点在大门口见面。 बातचीत 4下一个景点还有多远？
我也不太清楚，大概还有10公里。 Budget bound。这儿的风景太美了。太漂亮了。 ये थी आज के पाठ की सारी बातचीत। आशा है आपने इन वाक्यों को सीख लिया होगा। अच्छा, अब शाओथंग और राकेश वत्स को आज्ञा दें, फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार। CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।